हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग और उसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का क्या अर्थ है और उसका विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि उसके अध्ययन के लिए हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान या किन के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो पॉलिटिकल साइंस वर्ड है वो कहाँ से आया है। जो पॉलिटिक्स शब्द है वो यूनान की भाषा पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। यूनान में जो छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और ये नगर राज्य काफ़ी सिस्टमेटिक यानी कि सुव्यवस्थित होते थे और राजनीतिक दृष्टि से यानी कि जो पॉलिटिकल व्यू है उससे ये काफ़ी सर्वोच्च थे, ये सुप्रीम थे। ये इनका उद्देश्य वो था अपने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और अच्छा जीवन प्रदान करना। एरिस्टोटल के समय नगर राज्यों के जो विषय के ज्ञान दिया जाता था, नगर राज्यों के बारे में बताया जाता था, तो उस विषय को पॉलिटिक्स कहा जाता था। और धीरे धीरे इस विषय ने पॉलिटिकल साइंस का रूप ले लिया, क्योंकि इसका जो विषय क्षेत्र है वो बढ़ता चला गया समय के साथ। राजनीतिक शास्त्र है कि विषय का जो राष्ट्रीय राज्यों के आकार में वृद्धि हुई, वैसे ही इसके विषय वस्तु में भी काफ़ी व्यापक विस्तृत वृद्धि होती चली गई। और इसके नाम को जैसे पहले सिर्फ पॉलिटिक्स कहा गया, फिर इसको पॉलिटिकल फिलोसफी, फिर इसे पॉलिटिकल साइंस कहा गया, तो धीरे धीरे इसके नाम में भी परिवर्तन होने लगा। तो अब बात आती है इसकी डेफिनेशंस की। इसकी डेफिनेशंस में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, कि एक ट्रेडिशनल डेफिनेशंस और फिर आती है मॉडर्न डेफिनेशंस। कि जब स्टार्टिंग हुई तो उस समय पर ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत जो इसकी परिभाषाएं हैं, तो जो जो हमारे विद्वान थे, जो परंपरागत जिन्होंने परिभाषाएं दी, उनमें फर्स्ट जो विद्वान रहे हमारे गार्नर। गार्नर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, कि राज्य का अंत और आरंभ है वो राजनीतिक शास्त्र ही है। यानी कि राजनीतिक शास्त्र को राज्य से ही संबंधित माना कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का आदि यानी कि स्टार्टिंग भी है और अंत ही है। इसके बाद नेक्स्ट है जर्मिनो। जर्मिनो कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइट्स ऑर्डर इन ह्यूमन सोशल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो मानव का सामाजिक व्यवस्था है, मानव की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका अस्तित्व है, उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ राइट्स हैं यानी कि जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में उनका अध्ययन यानी कि आलोचनात्मक अध्ययन करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट है पोलॉक। कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ ए मैन एज ए सिटीजन इन हिज रिलेशन टू स्टेट, यानी कि वो कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र नागरिक के रूप में मानव का वह अध्ययन है जो उससे राज्य से संबंधित, जो राज्य से उसके साथ जो संबंध है उनको निश्चित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टीफन लिकोक। स्टीफन लिकोक कहते हैं पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट ओनली, कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ राज्य तक केवल सरकार से ही संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी मॉडर्न डेफिनेशन। जैसे ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी उनमें स्टेट या फिर गवर्नमेंट इन तक ही सीमित थी, लेकिन आगे आगे क्योंकि मानव की जो गतिविधियां हैं और भी विस्तृत हैं और इसका विषय क्षेत्र भी बड़ा है, तो इस कारण से इसकी डेफिनेशंस में भी काफ़ी परिवर्तन आया। तो लास्वेल कहते हैं कि जो स्टडी राजनीति का जो अध्ययन है उसके लिए हमें उसका अध्ययन है वो है जो प्रभावित है और प्रभाव डालने वाले हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। लास्वेल ने कहा था कि प्रभाव डालने वाले और प्रभावित लोगों का अध्ययन है वो राजनीति का अध्ययन है। इसके बाद पॉलिटिकल डेविड ईस्टन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द अथॉरिटिव एलोकेशन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस है वो आधिकारिक आवंटन है। आवंटन यानी कि बंटवारा किन चीज़ों का, जो चीज़ें हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी जैसे नीति है, सत्ता है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका आवंटन करना, नीति, सत्ता और जो समाज प्रमुख हैं उनका आवंटन यानी उन मूल्यों का आवंटन करना पॉलिटिकल साइंस है। इसके बाद रॉबर्ट डहेल हैं। रॉबर्ट डहेल ने कहा है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद पावर, रूल और अथॉरिटी। वो कहते हैं जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र है का विश्लेषण है
वो शक्ति और सत्ता से संबंधित है, कि शक्ति और सत्ता का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आमंड और पावेल कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द होल पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो पूरा राजनीतिक व्यवस्था है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, वो राजनीतिक शास्त्र है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन थी उनका जो दायरा था वो काफ़ी विस्तृत हो गया था, वो सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहा था, वो शक्ति से तक, जो सत्ता के पार्ट हैं उन तक, मानव का व्यवहार है उन तक, और मूल्यों तक भी उनकी पहुंच हो गई थी। वो मानते थे कि जब हमें बात आती है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टेट एंड गवर्नमेंट आर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसको हम एक छोटे रूप में भी ले सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्टेट या फिर स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, इसको अलग अलग हम पॉइंट बना सकते हैं। तो अब पॉइंट आता है कि इसमें स्टेट और गवर्नमेंट है वो मेन सब्जेक्ट है, यानी कि एज ए एक्टर हैं, क्योंकि सबसे अहम योगदान है उनका। तो इसमें हमें क्या अध्ययन करना है, तो जो स्टडी ऑफ स्टेट है उसमें हमें पास्ट के बारे में, स्टेट के पास्ट के बारे में, स्टेट के प्रेजेंट के बारे में, और स्टेट का क्या फ्यूचर रहेगा, उन सब के बारे में हमें कोई अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार की व्यवस्था थी हमारे पास, प्रेजेंट टाइम में हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और नेक्स्ट जब फ्यूचर आएगा तो हम अपने जो राज्य का जन्म है वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए वो कार्य करेगा। ये एरिस्टोटल ने भी कहा था कि राज्य का जन्म है वो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के कारण हुआ है, तथा अच्छे जीवन के लिए शिथिल रहा है, ये इसी के लिए प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अलावा जो इसी में पॉइंट है कि स्टडी ऑफ गवर्नमेंट भी आएगा, कि गवर्नमेंट और स्टेट दोनों ही मेन फैक्टर थे। तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक शास्त्र है वो सरकार का अध्ययन करता है, और क्योंकि सरकार है वो इसके का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सरकार के बिना किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें सरकार क्या है, उसके क्या कार्य हैं, उसके विभिन्न अंग, सरकार की विभिन्नता के कारण इन सब के बारे में हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल कंसेप्ट, जो राजनीतिक विचार हैं हमारे उनका अध्ययन करना, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना, कि किस प्रकार के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये दोनों ही जो नेक्स्ट दो पॉइंट हैं ये एक जैसे ही हैं। टू डिटरमाइन द पॉलिटिकल प्रिंसिपल, ये भी इसी तरह से है कि राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमें करना चाहिए, और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें राज्य का स्वरूप आएगा, सरकार की रचना किस प्रकार से की जाती है, व्यक्ति तथा राज्यों के संबंध का अध्ययन है वो किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र है वो राज्य और सरकार से व्यवहारिक रूप से संबंधित होता है, और ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या है वो संविधान तथा प्रथाओं से मिलती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अलिखित संविधान है हमारे इंग्लैंड में, तो वहाँ पर परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो जो संविधान और प्रथाएं हैं इनमें इन चीज़ों को हम देखने के लिए हमें मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, कि किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाती है, नीति निर्माण का कार्य है वो किस प्रकार से होता है। ये चीज़ें भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आती हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को चलाया जाता है और किन आधारों पर कानूनों का निर्माण किया जाता है। क्या ऐसे कानूनों का निर्माण है उसमें वैलिडेशन है, या फिर उनको अपनी मर्जी के अनुसार बनाया जाता है। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद हमारे कानून बनाते हैं, और वो एक प्रोसेस है, पूरे तरीके से कानून बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग हैं उनको वैधता प्रदान करे, सभी उनको माने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है इसका अध्ययन भी हमारे स्कोप में आता है, कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का में हम रह रहे हैं, क्या वहाँ पर
सभी चीज़ें सभी लोगों को समानता दी गई है, या फिर किसी एक को अधिक शक्ति दी गई है, या वहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है या राजतंत्र या तानाशाही की व्यवस्था की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर ही इफेक्ट नहीं करते बल्कि नॉन पॉलिटिकल फैक्टर, जिनमें नॉन पॉलिटिकल फैक्टर में जैसे हमारे रिलीजन है, हमारा रीजन है, यानी कि जो हमारा धर्म है, प्रांत है, जो हमारी कास्ट है, लैंग्वेज, हम अमीर हैं गरीब हैं, या हमारे पास नौकरी है या नौकरी नहीं है, हमारी जो सोशल कंडीशन है, ये सभी भी ये प्रभावित करती हैं। तो सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन में। अब नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का भी अध्ययन किया जाता है, कि शक्ति जहाँ भी राजनीति है वहाँ शक्ति का होना स्वाभाविक है। जैसे मार्गेंथो ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर, कि शक्ति के लिए संघर्ष की व्यवस्था है पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक शास्त्र है में शक्ति का हर दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, कि राजनीतिक शास्त्र में शक्ति के प्रकार, शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, इसका उपयोग कैसे किया जाए और इसके उपयोग के क्या उद्देश्य होने चाहिए, या शक्ति के ऊपर कुछ सीमाएं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से हमारी सरकार को पावर दी जाती है तो उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी, या वो पावर है वो किस तरह से दी गई है। जैसे अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो हमारे संविधान में जो पावर है वो जनता के द्वारा दी जाती है। जनता यानी कि हम लोग चुनाव करते हैं और उसके बाद हम वो नेता बनते हैं, सरकार बनती है, फिर वो नियम बनाते हैं। लेकिन कुछ बाउंडेशन भी हैं उनके ऊपर। अगर कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान के विरुद्ध है तो उनको हमारी न्यायपालिका है वो रद्द कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको लागू करना। इसमें आता है हमारा कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, लागू करने की व्यवस्थाएं हैं, कि सिर्फ नीतियों को बनाना ही नहीं बल्कि नीतियों को लागू करना, जो हमारे प्रशासन है उसकी व्यवस्था का अध्ययन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एथिकल फैक्टर, यानी कि जो हमारे नैतिक तत्व हैं उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसमें हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करना, या जब कोई बेरोजगार है या वृद्धावस्था पेंशन है, इस प्रकार की व्यवस्था करना भी इसका अध्ययन किया जाता है कि किन राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर इसकी आवश्यकता इसीलिए जो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो इफ़ेक्टेड होते हैं। जब भी बात आती है हमारे राज्य के साथ संबंध की या सरकार के साथ संबंध की, तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो इफ़ेक्टेड होता है। जिस प्रकार से जब हम वोटिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें इफ़ेक्टेड होते हैं हम कहीं ना कहीं कास्ट से, रिलीजन से, एजुकेशन से, इन सभी से हम प्रभावित होते हैं, तब जाकर हम वो वोट डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट, कि समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन करना ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि किस प्रकार की समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना, ताकि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है इसका हमें पता चल सके, या किस राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो संघर्ष या जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो तत्व हैं उनका अध्ययन करना, राजनीतिक तत्वों का अध्ययन करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि समाज का अध्ययन करना। समाज, राज्य और सरकार ये बहुत ही अहम योगदान देते हैं, क्योंकि व्यक्ति है, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज के बगैर रह सकता हो, राज्य के बगैर रह सकता हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या तो वो देव है या फिर वो शैतान है। तो सोसाइटी का अध्ययन करना भी ज़रूरी है, ताकि किस प्रकार से हम पॉलिटिकल साइंस में सहयोग करते हैं उसका हमें पता चल सके। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ साइंटिफिक आउटलुक,
कि हमने सिर्फ मानव व्यवहार के ऊपर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक अप्रोच से भी हमें इसको देखना पड़ेगा, ताकि हम समझ सकें कि पॉलिटिकल साइंस में किन चीज़ों को ऐड किया गया है या किस प्रकार की व्यवस्था में का सुधार किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को इसीलिए अडॉप्ट किया जा रहा है क्योंकि ये साइंटिफिक आउटलुक की वजह से ही है कि हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी है वो बेनिफिशियल है, लोग उसमें विश्वास करते हैं और विद्रोह की भावना वो कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशन स्टडी ऑफ अप्रोचेज, यानी कि जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग विचारधारा हैं। जैसे अगर भारत में बात करें तो भारत ने पूंजीवादी और साम्यवादी के मिश्रण की विचारधारा है उसको अपनाया है, सिर्फ एक प्रकार की व्यवस्था अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया, ताकि हम विकास कर सके अपना। तो हमें ये पता, जो राजनीति विज्ञान को समझने के लिए हमें अप्रोचेस का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्रेडिशंस, यानी कि परंपराओं का अध्ययन करना। जैसे हमारी कुछ कुरीतियाँ थी या हमारे समाज में कुछ परंपराएं हैं, उनका अध्ययन भी करना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार से नीतियाँ नियम बनाए जा सकें कि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि हमारे पर्टिकुलर टारगेट किया गया या हमें किसी प्रकार से हमारे जो परंपराएं हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता का भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि किस प्रकार के आज की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अगर हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे और देश बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ समय के बाद हम पिछड़ जाएंगे, किसी के साथ हमारा कोई भी मुकाबला नहीं होगा, हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो हमें मॉडर्निटी यानी कि प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, इसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि राजनीतिक विज्ञान है उसकी उपयोगिता क्या है, उसका यूज़ क्या है, कि हम क्यों है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा यूज़फुल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट का स्वरूप कैसा है उसके बारे में हमें समझने में सहायता करता है कि क्या स्टेट है वो कल्याण वेलफेयर स्टेट है या अथॉरिटेटिव स्टेट है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि क्या लोगों की भलाई के कार्य कर रहा है या सिर्फ लोगों से टैक्सेस वसूल करके और लोगों के फेवर में कोई कार्य नहीं कर रहा है, लोगों के अकॉर्डिंग या लोगों की वैलिडेशन प्राप्त नहीं करना चाहता, वो सिर्फ पावर का यूज़ कर रहा हो। तो हमें नेचर ऑफ स्टेट को समझने में आसानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस इन द कोडिफिकेशन ऑफ मेमोरीज, यानी कि जो हमारी परंपराएं चली हैं, जो हमने चीज़ें घटित हुई हैं हमारे सामने, उनका हमें संहिताबद्ध रखना, उसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से समझ सके, उसके बारे में भी हमें ये काफ़ी अच्छे से नॉलेज देता है। पॉलिटिकल साइंस से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूज़फुल टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कंसेप्ट, राजनीतिक विचारों को समझने में हमें काफ़ी हेल्प करता है, ये यूज़फुल है, ताकि हमें ये पता चले कि कौन से विचार हैं हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से विचार हैं वो हमारे कंट्री में नहीं वैलिड नहीं हो सकते या वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हैं। इसके बाद है टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल चेंजेस, कि किस प्रकार जो राजनीतिक बदलाव होते हैं उनको समझने में। जैसे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके बाद नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आई, तो राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव आते हैं उनको समझने में भी पॉलिटिकल साइंस है वो हमें सहायता करता है। इसके बाद आता है नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति और राज्य के परस्पर जो संबंध है उनकी व्याख्या करता है, क्योंकि व्यक्ति की राज्य पर निर्भरता है वो बहुत बढ़ गई है प्रेजेंट टाइम में। जैसे और ऐसी टाइम में व्यक्ति के राज्य के साथ संबंधों का उसको ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति तथा राज्य के जो संबंध है उनकी को निश्चित करने की जो मूल समस्या है वो काफ़ी पुराने समय से ही चली आ रही है। मनुष्य का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कोई अस्तित्व नहीं गिना जा सकता जब तक वो राज्य में नहीं है। राज्य के द्वारा ही ये चीज़ें, सारी चीज़ें हैं वो समझी जा सकती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू सोल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कि जब तक हमें पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक समस्या है उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट यूज़फुल फॉर रिसर्चर्स, यानी कि जो हमारे शोधकर्ता हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। शोधकर्ता का मतलब है कि जो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी खोज करना चाहते हैं तो उनके लिए इसका काफ़ी यूज़ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रियलिज्म, यानी कि जो यथार्थवाद है उसको समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो काफ़ी आवश्यक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी हैं हमारे, जैसे नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि इनसे हमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में हमें पता चलता है, उनके बारे में हमें ज्ञान मिल जाता है। इसके अलावा और भी पॉइंट हैं कि द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाइड द ह्यूमन आउटलुक, कि जो मानव का दृष्टिकोण है वो सिर्फ सीमित हो गया था, कि वो अपने धर्म भाषा क्षेत्र से तक सीमित हो गया था, लेकिन अब है वो संकीर्ण की भावना से बढ़कर, राष्ट्रवाद की भावना से बढ़कर अंतर्राष्ट्रवाद की भावना तक पहुंच गया है। और इसका जो कारण रहा है वो कारण रहा है पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई के बारे में, या इसके पॉलिटिकल साइंस की वजह से ही जो वाइड अप्रोच है ह्यूमन की वो पॉलिटिकल साइंस की वजह से ही हुआ है। तो आज ये इतना ही था कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग के बारे में और इसका स्कोप क्या क्या है, इसके अलावा जो इसके यूटिलिटी यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या महत्व है तो तब तक वो चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि पढ़ाई से हमें कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी हम उसमें नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगी उसमें हम रिलेशन ऑफ जो पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन रहेंगे अदर सब्जेक्ट्स के साथ। तो सोशल साइंस के अदर सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो में उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा।